हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड एक्टिव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती है और मैंने अपने चैनल पर राजन श्री से देखते हैं लघुत्तरी पृष्ठ। संप्रेषण के प्रकार संप्रेषण प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रभावी संप्रेषण, जिसे कहते हैं दो तरफा संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण से ही कक्षा शिक्षण रोचक एवं प्रभावी होता है। इसके अभाव में बच्चे सक्रिय नहीं रहते हैं। इसके अभाव में प्रभावी संप्रेषण ना हो तो बच्चे सक्रिय नहीं रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं कक्षा में। प्रभावित संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें वक्ता तथा ग्राही दोनों ही अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। जैसे कि ये वक्ता है, उसमें जैसे कोई सूचना होती है, सूचना तो या विचार, फिर ग्राही ये वक्ता सूचना को ग्राही तक पहुंचाता है और ग्राही फिर जवाब देता है वक्ता को। तो इसमें शिक्षक और बच्चा दोनों ही एक्टिव रहते हैं। नंबर 2, अप्रभावी संप्रेषण ये एक तरफा संप्रेषण होता है। एक तरफा संप्रेषण अथवा अप्रभावी संप्रेषण से कक्षा शिक्षण में नीरस तथा उबाऊ लगता है। एक तरफा संप्रेषण में कक्षा में पढ़ाई जो कराई जाती है वह जिसमें खाली टीचर बोलता जाता है और बच्चे फिर उसमें सक्रिय नहीं रहते हैं, तो कक्षा में ऊबने लगते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वे ऊबने लगते हैं। तथा संप्रेषण जिसमें केवल वक्ता अपने विचारों संप्रेषण जिसमें वक्ता अपने विचारों को ग्राही तक पहुंचाता है। जैसे एक टीचर है जो भी अपनी बात कह रहा है वह केवल विचारों को ग्राही तक पहुंचाता है। इसमें ग्राही वक्ता तक कोई आंसर नहीं देता है, तो इससे कक्षा में नीरस हो जाता है और कक्षा उबाऊ लगने लगती है। दूसरा है संप्रेषण का महत्व। संप्रेषण का महत्व हेडिंग है। संप्रेषण का शिक्षण कार्य में बहुत महत्व है। संप्रेषण के शिक्षण कार्य में बहुत महत्व है। संप्रेषण के अभाव में शिक्षण कार्य संभव नहीं होता है। संप्रेषण प्रभावी तथा अप्रभावी दो प्रकार का होता है। प्रभावी संप्रेषण कक्षा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि इसमें शिक्षक तथा बच्चे दोनों रुचिपूर्वक सवाल जवाब करते हैं। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। यदि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण किया जाए तो वे बच्चे भी सुधर जाते हैं जो संकोची प्रवृत्ति के तथा अंतर्मुखी होते हैं। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों के अंदर से भय समाप्त हो जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के इस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पदार्थों का प्रयोग कम अथवा ना करें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। क्रियाशीलता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया। उत्तर देखते हैं। इसके निम्नलिखित सिद्धांत हैं। नंबर एक है क्रियापरक विधि आत्म स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार आत्म स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु आत्मक्रिया करना जरूरी है। नंबर 2, इस विधि में छात्र का सर्वांगीण विकास उसकी स्वयं की क्रियाओं द्वारा ही होता है। नंबर 3 है यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यह विद्यार्थी की क्रिया चेतना के चिंतनात्मक रुचि, कल्पना तथा निर्णय तीनों स्तरों को प्रभावित करती है। नंबर 4 है इस विधि से छात्र सहज प्रवृत्तियों की ओर अभिप्रेरित होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। नंबर 5 है यह विधि अंतर्निहित क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। इसके अनुसार सभी प्राणियों में एक समान आंतरिक क्रिया चलती रहती है जिसे तो वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं। नंबर 5 है शिक्षण। क्वेश्चन 5 देखते हैं। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया आया है तुलना के आधार पर।
एक तरफ है शिक्षण, दूसरी तरफ है प्रतिशिक्षण। शिक्षण में देखते हैं पहले, शिक्षण एक शैक्षणिक गतिविधि है जिसमें एक शिक्षक किसी दिए गए विषय पर छात्र को भविष्य की चुनौतियों के लिए उसे तैयार करने के लिए ज्ञान और अवधारणाओं को प्रदान करता है। प्रशिक्षण में देखते हैं, प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जो शिक्षक के प्रदर्शन में सुधार के लिए एक विशिष्ट कौशल नौकरी से संबंधित किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञ द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। में देखते हैं सैद्धांतिक प्रशिक्षण में है व्यवहारिक। यह क्या है? शिक्षण में देखते हैं छात्रों को नए ज्ञान का प्रावधान। प्रशिक्षण में देखते हैं शिक्षार्थियों के मौजूदा ज्ञान का अनुप्रयोग एक विशिष्ट तरीके से जो शिक्षा ज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की चौड़ाई। प्रशिक्षण में देखते हैं कौशल और क्षमताएं, किसी विशेष क्षेत्र में गहराई से ज्ञान। वातावरण में देखते हैं कक्षा का वातावरण, काम का माहौल या कक्षा का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं, हेडिंग है उपचारात्मक शिक्षण। उत्तर है उपचारात्मक शिक्षण शब्द नवीन हो सकता है किंतु उसकी प्रक्रियाएं बहुत पहले से चली आ रही हैं, क्योंकि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कठिनाइयां ना आती हों। उस समय ही शिक्षक छात्रों को सिखाने संबंधी कठिनाइयां दूर करते रहते हैं और उचित दिशा में उनका मार्गदर्शन करते आए हैं। आज उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है, जिस प्रकार कोई चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करता है। नंबर 1 जोकम एवं सिम्पसन ने कहा है, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्र को अपनी कुशलता एवं विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। नंबर 2 है सिम्पसन, जॉन्स एवं ब्लेयर ने कहा, उपचारात्मक शिक्षण संक्षेप में कहें तो श्रेष्ठ शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है और उसे अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में आधुनिक कुशलता की ओर अग्रसर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया है। उत्तर है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षण की कोई विधि नहीं है। यह शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं विश्लेषण करने की तकनीक है। इस प्रकार की प्रशिक्षण क्रिया में शिक्षण की इकाई को कई छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है, किंतु प्रत्येक इकाई अपने आप में पूर्ण रहती है। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापक हेतु एक प्रशिक्षण है जिसमें सामान्य कक्षा अध्यापक की जटिलताओं को कम किया जाता है। जटिल शिक्षण कौशल को आसान घटक शिक्षण कौशल में विश्लेषित किया जाता है। एक समय में एक कौशल लेकर 5 या 10 मिनट की पाठ योजना तैयार की जाती है। इस पाठ को सूक्ष्म कक्षा में 5 से 10 छात्र होते हैं। इस पाठ की सूक्ष्म कक्षा में 5 से 10 छात्र होते हैं। इसमें पढ़ाया जाता है। इस विधि में वास्तविक एवं सामान्य शिक्षण प्रक्रिया की जटिलताओं को निम्नलिखित प्रकार से कम किया जाता है। इसके कुछ प्रकार हैं। एक बार में एक घटक कौशल को लेकर
यह योजना बनाई जाती है। नंबर बी है, पाठ्य वस्तु को एक इकाई तक सीमित रखा जाता है। सी है, कक्षा में छात्रों की संख्या घटाकर 5 से 10 कर दी जाती है, 5 से 10 छात्र की होती है। डी है, पाठ्यविधि को 5 से 10 मिनट तक का बनाकर सूक्ष्म किया जाता है, सूक्ष्म में छोटा किया जाता है, बहुत छोटा किया जाता है। फर्स्ट है, हेडिंग है फर्स्ट। डी एलन एवं के रियान ने सूक्ष्म शिक्षण को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित एक संप्रत्यय है जिसका प्रयोग सेवारत एवं सेवा पूर्व स्थितियों में शिक्षकों के व्यवहारिक विकास के लिए किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जो कक्ष में सामान्य जटिलताओं को कम कर देता है और इसमें शिक्षक बहुत बड़ी मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार के प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण का गहन अर्थ भी हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में कौशल को सूक्ष्म इकाइयों में विभाजित करके प्रत्येक सूक्ष्मता से प्रशिक्षित किया जाता है। दूसरे हैं बीएम शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम छात्रों एवं कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि। नंबर 3 है, प्रोफेसर नरेंद्र वैद्य के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्मपदी शिक्षण स्थितियां हैं जहां वास्तविक कक्षा शिक्षण को जटिल स्थितियां पर्याप्त कम हो जाती हैं। इसके साथ ही शिक्षण अभ्यास की तुलना में पृष्ठपोषण की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 4 है, मैकनाइट के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्मपदी शिक्षण परिस्थितियां हैं जिनका आयोजन पुराने कौशलों में सुधार एवं नवीन कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। नंबर 5 है, बुच के अनुसार शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी है। यह एक अध्यापक शिक्षा की प्रविधि है या अध्यापक शिक्षा की प्रविधि है। इसमें सुनिश्चित शिक्षण कौशल के अभ्यास के लिए अवसर दिया जाता है। 5 से 10 मिनट शिक्षण के लिए पाठ योजना तैयार करता है वह और वास्तविक कक्षा में लघु रूप को पढ़ता है। शिक्षण कौशल के सुधार एवं विकास के लिए पृष्ठपोषण दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण क्रिया के निम्न मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षण एक जटिल कौशल है जिसे सरल कौशलों में विश्लेषित किया जा सकता है। नंबर 2, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक कौशल है। नंबर 3, सरल शिक्षण परिवेश में एक घटक शिक्षण कौशलों को लेकर उन पर कुशलता अर्जित की जा सकती है। नंबर 4 है, पृष्ठपोषण सहित प्रशिक्षण कौशल कुशलताओं में सहायक होता है। नंबर 5 है, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में किसी एक कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। वास्तविक प्रशिक्षण करते समय उन्हें मिलाया जा सकता है। नंबर 5 है, कौशल प्रशिक्षण वास्तविक शिक्षण में बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं, लोक क्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में आया है। तो देखते हैं, इस मनोवैज्ञानिक युग में प्रत्येक क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया प्रस्तुत हो रही है, लेकिन जितना विकास हो रहा है उतनी ही नई समस्याएं जन्म ले रही हैं, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक या फिर शिक्षण के क्षेत्र में हो। वर्तमान समय में शिक्षण के क्षेत्र में भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे छात्रों की शिक्षण व्यवस्था उपयोग ढंग से नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार एक समस्या है विद्यालयों में बढ़ते छात्र एवं अध्यापकों की बढ़ती संख्या। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में यह देखा जाता है कि 1 से 5 तक की कक्षा चल रही है, लेकिन वहाँ शिक्षकों की संख्या 1 या 2 से अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षण हो पाना संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान हेतु बहुश्रेणी शिक्षण
विधा का जन्म हुआ है। बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अर्थ। बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अर्थ बहुश्रेणी शिक्षण विधि का तात्पर्य एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक दो अथवा दो से अधिक कक्षाओं में छात्रों को एक साथ बैठाकर उनकी व्यक्तिगत रुचियों, भिन्नताओं, उपलब्धियों, अभिरुचियों, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराता है, जिसके फलस्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं तथा अनुशासन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, हेडिंग देते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना। बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 है प्राथमिक विद्यालय एवं विकल्प शिक्षा के केंद्रों को खोलना तथा उनका संचालन करना। नंबर 2 है वर्ष 2016 तक 6 से 11 वय वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराना। नंबर 3 है लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन हेडिंग है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रायः विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर समस्त बच्चों की शिक्षा में एक प्रारूपता शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकता हो क्यों है अथवा अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभव की क्या भूमिका है। यह क्वेश्चन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकताएं। पहला है अपेक्षित अधिगम स्तर में के होने से अध्यापक को एक लक्ष्य दिखाई देता है जिससे शिक्षक को पूर्ण करना होता है। नंबर 2 अपेक्षित अधिगम स्तर से शिक्षकों को छात्रों के मूल्यांकन में सरलता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्य बताइए अथवा शिक्षण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। शिक्षण के उद्देश्य। हेडिंग है शिक्षण के उद्देश्य। नंबर 1 शिक्षा का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर एवं व्यवहारिक बनाना है। नंबर 2 शिक्षण का उद्देश्य बालकों को बौद्धिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। नंबर 3 शिक्षण के द्वारा बालकों का सामाजिक एवं नैतिक विकास होता है। नंबर 4 है शिक्षण के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास होता है। नंबर 5 है शिक्षण के द्वारा बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य बताइए। उत्तर है रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है खेल खेल में बच्चों की प्रतिभा एवं कौशल का विकास। खेल में बच्चों की प्रतिभा एवं कौशल का विकास। नंबर 2 है बाल केंद्रित शिक्षा देना। तीसरा है विद्यालय के वातावरण को भय मुक्त बनाना। नंबर 4 है बालिका बालक को शिक्षा को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। हेडिंग है बाल केंद्रित शिक्षण की प्रविधियाँ। नंबर 1 है प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 गतिविधि प्रविधि। नंबर 3 भ्रमण प्रविधि। नंबर 4 है कहानी प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की आवश्यकता लिखिए। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया। उत्तर देखते हैं। उत्तर हेडिंग है कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की आवश्यकताएं विशेष हैं। कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रश्न स्पष्ट हो। दूसरा प्रश्न संक्षिप्त हो। थर्ड है प्रश्न छात्र के बोध तथा ज्ञान की जांच करने में सक्षम होना चाहिए। 4 है प्रश्न सारगर्भित हो। 5 है प्रश्न एक ही उत्तर की ओर संकेत करे। 6 है प्रश्न लघु उत्तरात्मक होना चाहिए।
लघु उत्तरात्मक होना चाहिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न अभिव्यक्ति प्रधान होते हैं। नंबर 7 है कुछ प्रश्न व्याख्यात्मक भी पूछने चाहिए। व्याख्यात्मक प्रश्नों के द्वारा छात्रों की कल्पना एवं चिंतन क्षमता को विकसित किया जा सकता है। नंबर 8 है कुछ प्रश्न बहुनिष्ठ भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई सूत्र, वैज्ञानिक का नाम, किसी राजा का जन्म, गद्दी पर बैठना, किसी साहित्यकार की कृति आदि। क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया। उत्तर देखते हैं। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं, हेडिंग है उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है वांछनीय सूचना। शिक्षण वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। नंबर 2 शिक्षण सीखना है। शिक्षण ऐसा हो जो बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझते तथा उसी के अनुसार मार्ग प्रदर्शन करे। नंबर 3 है चुने हुए तत्वों का ज्ञान। शिक्षण के द्वारा छात्रों को शैक्षिक तथा लाभप्रद तथ्य बनाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सहयोग पर आधारित। उत्तम शिक्षण छात्र तथा शिक्षकों के सहयोग पर आधारित होता है। 5 है प्रजातंत्री। उत्तम शिक्षण प्रजातंत्री स्वरूप का होना चाहिए। 6 है गतिशील। अच्छा शिक्षण बालक के पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान प्रस्तुत करना है। 7 है गुणवत्तापूर्ण। उत्तम शिक्षण गुणवत्ता पर आधारित होना चाहिए। 8 है निर्देशात्मक। उत्तम शिक्षण में बालक को निर्देश दिया जाता है। 9 है निंदात्मक एवं उपचारात्मक। आज हम बहुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा बालक को योग्यताओं, क्षमताओं और संवैगिक विशेषताओं का पता सरलता से लगा लेते हैं। ऐसा शिक्षण ही निदानात्मक तथा उपचारात्मक बन सकता है। नंबर 16 का देखते हैं शिक्षण में नियोजन के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। हेडिंग देखते हैं। हेडिंग है नियोजन का सिद्धांत। उत्तर जब शिक्षक पाठ सामग्री को उचित प्रकार से चुन कर ले तो उसे क्रमबद्ध ढंग से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए, जैसे पाठ योजना का निर्माण, सहायक सामग्री का प्रयोग, गृह कार्य एवं पुनरावृत्ति प्रश्न। किसी भी कार्य को करने से पहले बुद्धिआत्मकतापूर्वक की गई अग्रिम तैयारी की योजना ही नियोजन कहलाती है। इसके अंतर्गत करणीय कार्य के विभिन्न पक्षों पर पूर्व चिंतन किया जाता है ताकि वह कार्य कुशलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आधुनिक होने का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं श्याम पट लेखन करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यह क्वेश्चन भी 19 के पेपर में आया है, 2019 के लिए। उत्तर देखते हैं। हेडिंग है श्याम पट लेखन करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। नंबर 1 है श्याम पट पर लिखे जाने वाले विषय वस्तु सुंदर सुडौल अक्षर तथा शुद्ध भाषा में लिखे जाने चाहिए। नंबर 2 पाठ के किसी अंश को समझने की दृष्टि से यदि श्याम पट पर चित्र बनाया जाए तो सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए। नंबर 3 है श्याम पट पर लिखते समय उसके अंग के विपरीत रंग की चाक का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4 है श्याम पट पर लिखे जाने वाली बातों की योग्यता न रहने पर उसे झाड़न से मिटा देना चाहिए। नंबर 5 है श्याम पट पर सार लिखते समय छोटे, सार्थक तथा सार गर्भित वाक्यों का प्रयोग करें। निर्धारित समय का अधिकांश भाग पाठ को समझाने में व्यतीत किया जाए, न कि केवल सार लिखने में। नंबर 7 लिखने की गति सामान्य रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय लिखिए। यह क्वेश्चन भी 2019 के पेपर में आया। उत्तर है संपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1 है अपेक्षित अधिगम स्तर के दिए शिक्षण में बोध पर विशेष ध्यान देना जाना चाहिए। जानना, समझना, चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना तथा पूर्व अनुमान लगाना आदि क्रियाओं पर बल देना चाहिए। नंबर 2 है छात्रों को समयबाध्यता, नियमितता, स्वच्छता, श्रमशीलता, सहगामिता, उत्तरदायित्व की भावना आदि से परिचित कराना चाहिए। नंबर 3 है ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे नकल की संभावना बिल्कुल ना रहे। एक ही पाठ्यक्रम के 8 से 10 प्रश्न पत्र एक कक्षा में दिए जाएं, जिससे सामूहिक नकल की प्रवृत्ति पर रोक लग सके।
नंबर 4 है छात्र की प्रवीणता तथा दक्षता स्तर का विकास करने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 का देखें, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। ये भी क्वेश्चन भी सन 2019 के पेपर में आया है। श्रव्य, उत्तर देखते हैं, हेडिंग है श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 है यह शिक्षण अधिगम सामग्री छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को विकसित करने में सहायता करती है। नंबर 2 है यह शिक्षण सामग्री कक्षा में प्रबंधन, मूल्यांकन तथा शिक्षण में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेती है। नंबर 3 है यह भाषी कौशल के विकास तथा दक्षता लाने में सहायता करती है। नंबर 4 है इसके माध्यम से शिक्षक तथा छात्र अपनी विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन तथा जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं, शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं, शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में उपयोगिता। नंबर 1 है शिक्षण प्रविधियों की सहायता से प्रत्येक स्तर की कक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों का चयन किया जाता है। नंबर 2 है कक्षा में प्रभावी शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम की विधियों की जानकारी आवश्यक है। नंबर 3 है विषय अनुरूप शिक्षक प्रविधियों का चुनाव कर लेता है। 21 का देखते हैं, बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन सन 2016 सन 2017 के पेपर में आया है। हेडिंग देते हैं बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर। एक तरफ है बाल केंद्रित शिक्षण, दूसरी तरफ है शिक्षक केंद्रित शिक्षण। पहले में है वास्तविक सामाजिक संदर्भ में अधिगम अथवा 4 दीवारियों के बाहर सीखना। शिक्षक अधिगम केंद्रित शिक्षण है। पहला है 4 दीवारियों के अंदर सीखना। बाल केंद्रित में दूसरा है बाल केंद्रित का बालक की स्वतंत्रता एवं स्वयंता बालक की स्वतंत्रता एवं स्वयंता। शिक्षक में है दूसरा शिक्षक का निर्णय तथा निर्देश सर्वोपरि है। नंबर 3 है बहु अनुशासनात्मक शिक्षक बल। नंबर 4 है बहुविधि अनुभव। नंबर 5 है सीखने में छात्र की सक्रिय भागीदारी। शिक्षक में देखते हैं शिक्षक केंद्रित में तीसरा है अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। नंबर 4 है रेखीय अनुभव। नंबर 5 है निष्क्रिय प्रभाव में अधिगम। अब पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा दी जाती थी पहले के टाइम, तो उसमें शिक्षक ही सर्वोपरि होता था, उसमें 4 दीवारी के अंदर वो शिक्षा देता था। दूसरा है शिक्षक का निर्णय तथा निर्देश पर सर्वोपरि होता था। तीसरा है अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होता था, बच्चे सारे अनुशासन में रहते थे और जरा सा भी एक का कहना नहीं मानते थे तो उनकी पिटाई होती थी। 4 था रैखिक अनुभव। 5वां था निष्क्रिय प्रभाव में अधिगम। अब बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। बाल केंद्रित में है विस्तृत सामाजिक संदर्भों में अधिगम अथवा 4 दीवारी के बाहर सिखाना। दूसरा है बालक की स्वतंत्रता एवं स्वयंता। बालक स्वतंत्रता पूर्वक सीखता है और स्वयंता से सीखता है।